मकतबों में प्रायः शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी और इनका जो आर्थिक व्यय भार था, खर्चे थे, वो धनी व्यक्तियों के द्वारा दिए गए दान और ज़कात जो मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग मस्जिदों को दान देते थे, वहाँ से कुछ दान का धनराशि मौलवी के वेतन इत्यादि पर जो मकतब से संबंधित खर्चे होते थे वो उससे व्यय होते थे। और इस्लाम धर्म में शिक्षा प्रदान करना एक पुनीत कार्य और सम्मान का कार्य माना जाता था वहाँ भी। तो इसके लिए लोग सहर्ष तैयार हो जाते थे पढ़ाने के लिए, क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा जो लोग मकतब में पढ़ाते थे उन्हें काफ़ी मिलती थी, तो वो तैयार हो जाते थे। इसके बाद यदि मैं बात करूं उच्च शिक्षा की, तो उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी और मदरसे भी अरबी शब्द के दरस शब्द से बने हैं और जिसका अर्थ होता है भाषण देना। यानी मदरसे वह स्थान थे जहाँ विविध विषयों पर, धर्म के विषय हों, साहित्य के विषय हों, न्याय के विषय हों, राज व्यवस्था के विषय हों, तर्क के विषय हों, ज्योतिष के विषय हों, चिकित्सा के विषय हों, सभी पर शिक्षक व्याख्यान देते थे और व्याख्यान के माध्यम से छात्र सीखते थे, उस पर विचार विमर्श करते थे, वाद विवाद करते थे, बहस करते थे, प्रश्नोत्तर के माध्यम से आगे बढ़ते थे। तो उच्च शिक्षा का जो था सिस्टम, काफ़ी संख्या में हमारे देश में मदरसे बन गए थे, क्योंकि 550 साल तक से ज़्यादा समय तक इस्लामिक शासन भारत में रहा। तो उसके दौरान बहुत बड़ी संख्या में मदरसे स्थापित हुए। जो शासन के मुख्य जगह थे जैसे लाहौर, सियालकोट, दिल्ली, आगरा, ऐसे फतेहपुर सीकरी, ऐसे जौनपुर, ऐसे जगहों पर, कलकत्ता जैसे जगहों पर काफ़ी संख्या में मदरसे खुल गए थे। मदरसों में प्रवेश के लिए मकतब से पढ़ने के बाद छात्रों का सीधे प्रवेश हो जाता था, किसी विशेष संस्कार का जिक्र नहीं मिलता है और जो पाठ्यक्रम होते थे वो भी काफ़ी व्यापक होते थे। 10-12 साल का अध्ययन करते थे और यहाँ पर पाठ्यक्रम 2 भागों में, लौकिक पाठ्यक्रम जो दुनियादारी से संबंधित थे, जो सांसारिक ज्ञान से संबंधित थे, जो कारीगरी, शिल्प, व्यवसाय, कृषि, आम लोगों के जीवन के रोज़मर्रा के विषयों से संबंधित थे, उनको लौकिक पाठ्यक्रमों में जगह दी जाती थी, जिसके अंतर्गत अरबी और फारसी भाषा के व्याकरण और साहित्य का ज्ञान, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, कानून, ज्योतिष, गणित, इतिहास, भूगोल, यूनानी चिकित्सा, पशु चिकित्सा, पशुपालन, कृषि, व्यापार, वाणिज्य से संबंधित विषय मुख्य रूप से उसमें थी। इसके बाद उस समय कई विषयों के, जैसे लाहौर और सियालकोट के जो मदरसे थे वो गणित और ज्योतिष के लिए प्रसिद्ध थे। रामपुर और आगरा के जो मदरसे थे वो चिकित्सा और ज्योतिष के लिए प्रसिद्ध थे और जो दिल्ली के मदरसे थे वो कविता और संगीत के लिए प्रसिद्ध थे। तो काफ़ी हम जो देखते हैं कि मध्यकाल में जो ऐतिहासिक ग्रंथों का सृजन होता है, जो साहित्य के सृजन होते हैं, जो विविध क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य के, चाहे वो अवधी भाषा में हो, चाहे ब्रज भाषा में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे फारसी में हो, तुर्की में हो, मैथिली भाषा में हो, तो इन तमाम क्षेत्रों में उस भाषा के बड़े बड़े विद्वानों ने ऐसे ग्रंथ रचे हैं जो सदैव अमर हैं। तो निश्चित रूप से ये चीज़ें बताती हैं कि शिक्षा का स्तर बहुत ही ऊंचा था। और धार्मिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुरान का गहन एवं विस्तृत अध्ययन कराया जाता था और कुरान के जो भाष्य थे, हदीस, जो उसके कानून थे, शरीयत, इसके बाद इस्लामी परंपरा, मोहम्मद साहब के जीवन और उनकी परंपराएं, और जो विविध क्षेत्रीय परिवर्तन के साथ चीज़ें आती गई, इस्लाम में जुड़ती गई, उनको भी जगह दिए गए। और हिंदुस्तान में एक जवाबित के रूप में, जो पूर्ण रूप से न तो इस्लामी थे न पूर्ण रूप से हिंदुस्तानी थे, ऐसी व्यवस्थाओं का भी पाठ्यक्रम में और अध्ययन में जगह दिया जाता था। बाद में अकबर के शासनकाल में हिंदू धर्म दर्शन
और ज्योतिष और साहित्य को भी इसमें स्थान दे दिया गया, जिससे ये और रिच हो गया और ये सुदृढ़ हुआ और इसकी संपन्नता बढ़ती है। माध्यम के रूप में शुरुआत में तो तुर्की भाषा और अरबी भाषा में थी, लेकिन बाद में जब स्थायित्व तो पाता है सल्तनत काल के बाद मुग़ल काल में जब आते हैं तो फारसी राजभाषा हो जाती है। और फारसी और अरबी ये दोनों भाषाएं शिक्षण माध्यम के रूप में कार्य करती है। हालांकि औरंगजेब ने मातृभाषा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया था, लेकिन यह फारसी भाषा ही मुख्य रूप से शिक्षण का माध्यम बनी रही। और शिक्षण की विधि जो थी मुख्यतया मौखिक ही थी, जिसमें विवेचना, तर्क वितर्क, वाद विवाद, शास्त्रार्थ, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से पाठ आगे बढ़ते थे। फिर भी रटने पर काफ़ी बल दिया जाता था और जो शिक्षक होते थे उन्हें उस्ताद कहा जाता था। वो विविध विषयों के बड़े मर्मज्ञ विद्वान होते थे और वो एक सम्मान के साथ अपने पूरे जीवन को शिक्षा के लिए समर्पित कर देते थे और छात्रों के साथ उनके पुत्रवत मधुर संबंध होते थे। और मदरसों में अनुशासन, चूँकि साथ साथ उस्ताद भी मदरसे में साथ ही रहते थे, जिस प्रकार से वैदिक परंपरा में हम देखते थे कि गुरुकुल में छात्र और गुरु रहते थे, उसी तरह से मदरसों में भी उस्ताद और वो जो उनके तालिब होते थे वो साथ रहते थे और उनके बीच में प्रभावात्मक अनुशासन भी था। लेकिन चूँकि मध्यकाल में दंडात्मक स्वरूप का ज़्यादा प्रभाव था, इसलिए दंडात्मक अनुशासन था। गलती करने पे छात्रों को कठोर दंड भी दिए जाते थे, जिससे कि व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कोई खलल न हो और बड़ी सुख सुविधा की व्यवस्थाएं रहती थी। मदरसों के अंतर्गत काफ़ी सोने के, बैठने के, खाने के जो इंतजामात होते थे बड़े अच्छे होते थे और उनका व्यय धनी लोगों के द्वारा, जागीरदारों के द्वारा, सूबेदारों के द्वारा, जो भी व्यक्ति समाज का वो उनके दान से चलते थे और कभी कभी राजा जागीरें भी दे देते थे और उसके संबद्ध कर देते थे जागीरों से। तो उनकी जो जागीरों की जो राजस्व आते थे उनके द्वारा भी मदरसों का खर्च चलाया जाता था और छात्रावास की सुविधाएं सभी छात्रों को मिलती थी। और शिक्षा की समाप्ति पर छात्रों को तमाम सम्मानजनक तगमे, सनदें और उपाधियां प्रदान की जाती थी। और तर्कशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के जो छात्र होते थे उन्हें फाजिल की उपाधि मिलती थी। जो धर्मशास्त्र के छात्र होते थे उनको आलिम कहा जाता था और जो साहित्य के छात्र होते थे उन्हें काबिल कहा जाता था। तो ये मध्यकाल में शिक्षा की बड़ी ये व्यवस्थाएं थी। इसके बाद हम देखते हैं स्त्री शिक्षा का, तो स्त्री शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं थी। स्त्रियां की शिक्षा घरों में जो बड़ी महिलाएं हैं, बड़ी बहनें हैं, घर के लोग हैं वही देते थे और पर्दा प्रथा बड़ी कठोरता के साथ लागू थी। फिर भी राज परिवारों की महिलाएं जैसे नूरजहां, गुलबदन बेगम, जहां आरा, रोशन आरा, रजिया, मुमताज़ महल का नाम हम लोग सुनते हैं। ये सब पढ़ी लिखी विदुषी महिलाएं थीं, लेकिन आम जन की महिलाओं को सिर्फ वही गुलिस्ता और गोस्ता की कहानियाँ और जो कुरान पढ़ने लिखने की, कुरान की आयतों को, ताकि उनकी नैतिकता और धार्मिक आस्था ठीक रहे, इसी के निमित्त मात्र शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो महिला शिक्षा की स्थिति कमोबेश अच्छी नहीं थी। हालांकि गुलबदन बेगम ने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन पूरे मध्यकाल में हम देखते हैं कि महिलाओं की शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं थी। हम सैनिक शिक्षा की यदि बात करें तो हम देखते हैं कि सैनिक शिक्षा पर विशेष फोकस रहता था और अखाड़े चलते थे और तलवारबाजी, तीरंदाजी, भाला चलाना, किलाबंदी करना, किलों को तोड़ना इत्यादि, इस तरह की जो उस समय युद्धों के दौर चलते थे, लड़ाइयों से ही साबित होता था कि कौन राजा बड़ा है, कौन राजा छोटा है, कौन राजा मजबूत है, सम्मानित है। सारी चीज़ें लड़ाइयों पर निर्भर करती थी, जीतने पर निर्भर करती थी। तो सैनिक शिक्षा बड़ी प्रबलता के साथ दी जाती थी और उसका काफ़ी व्यय राजकोषों से उस पर व्यय भी किया जाता था। इसके बाद शिल्प और कारीगरी की शिक्षा हम देखते हैं तो बड़े उच्च स्तर की हम देखते हैं। उस समय ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद जैसी इमारतें, कुतुब मीनार, जहाँ जाएं वहाँ देखें, या दक्षिण भारत में हैदराबाद में चार मीनार, ये हर जगह हम देखते हैं कि
बहुत ही उच्च कोटि की इमारतों का निर्माण किया गया था। इसका मतलब कि शिल्प कारीगरी और जो इंजीनियरिंग वास्तुकला जो थी वो उच्च स्तर पर थी और अच्छे अच्छे भवनों का निर्माण किया जाता था। लेखन की परंपरा जो को हम जब देखते हैं तो मध्यकाल में लेखन की परंपरा भी बड़ी मजबूत होती है और हम देखते हैं कि मुस्लिम काल में तमाम राजाओं के साथ जो सुल्तान आते थे, बादशाह आते, उनके साथ लिखने वालों का दल भी चलता था। उसमें हम उस समय के बड़े बड़े लेखक को देखते हैं, बदायूनी, अमीर खुसरो खुद जिसे कहा जाता है कि खड़ी हिंदी भाषा के एक तरह से सबसे प्रारंभिक हस्ताक्षर में से वो एक है, जिन्हें तहकीक हिंद जिनकी रचना है, तोताए हिंद उनको भी कहा भी जाता है। तो इस तरह से और कई हम जो ग्रंथ देखते हैं जो इतिहास से संबंधित और साहित्य से संबंधित है, क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित है, उसमें बहुत प्रगति होती है। कुल मिलाकर के मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था ठीक थी। चिकित्सा व्यवस्था भी बड़ी अच्छे स्तर की थी। रामपुर का जो मदरसा था वो चिकित्सा के लिए फेमस था और वहाँ पर यूनानी जो चिकित्सा पद्धति पर विशेष फोकस था। यूनानी चिकित्सा पद्धति एक तरह से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की तरह ही जड़ी बूटियों और जीवों के अवशेषों के से दवाएं तैयार की जाती थी, दी जाती थी और जिनका काफ़ी प्रभाव था और ये काफ़ी कारगर दवाएं थी। तो चिकित्सा पद्धति भी ऊंचे स्तर की थी और कुल मिलाकर के मध्यकाल में के जो शिक्षा व्यवस्थाएं इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के लिए थी। उसके प्रभाव में आकर के हिंदू लोग भी उस शिक्षा को ग्रहण करते थे ताकि राजपद और सम्मानित जीवन जीने की उनकी भी लालसाएं उससे पूरी होती थी। लेकिन समानांतर ढंग से जो हमारे यहाँ की ट्रेडिशनल शिक्षा व्यवस्थाएं थी, जो पाठशालाओं की शिक्षा व्यवस्था थी, जो मठों की शिक्षा व्यवस्थाएं थी, जो वैदिक परंपरा थी, जो बौद्ध परंपरा थी, वो भी समानांतर रूप से जारी थी। क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क था, इसमें किसी एक व्यवस्था को लागू कर पाना संभव नहीं था। तो इस्लामिक पद्धति के साथ साथ अन्य देसी पद्धतियाँ भी साथ साथ चल रही थी और तभी भारत उस समय भी मुगल काल में पूरे विश्व के जीडीपी का 24% उत्पादन करता था। यानी विश्व का 1/4 उत्पादन केवल अकेले भारत में होता था। इसका मतलब कि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था निश्चित रूप से उच्च स्तरीय रही होगी। यहाँ के लोग उच्च स्तर पर प्रशिक्षित होते होंगे, यहाँ की कुशलता ऊंची रही होगी और जो प्रोडक्ट होते थे उनकी गुणवत्ता भी ऊंची रही होगी, तभी उसकी वैश्विक मांग रही होगी। और विश्व में 1/4 24% अकेले जीडीपी को सप्लाई देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज भी दुनिया का कोई देश 24% जीडीपी के पूरे वैश्विक जीडीपी का 24% कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहा है और मुगल काल में भारत 24% वैश्विक जीडीपी का प्रोड्यूस करता था। तो ये अपने आप में सारी चीज़ों को बयां कर देता है। धन्यवाद।